नमस्कार। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो हमारी अपनी है, होमो सेपियंस की कहानी। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हम इस ग्रह पर रहने वाली कई इंसानी प्रजातियों में से आखिरकार अकेले बच गए। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? सच तो ये है कि आज हम जो अकेले हैं, ये इंसानी इतिहास में एक बहुत नई बात है। लाखों सालों तक ऐसा था ही नहीं। इस धरती पर एक ही समय में कई तरह की मानव प्रजातियां रहती थीं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी सब कहां चले गए? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। ये सोचना कि इंसानों का विकास एक सीधी लाइन में हुआ है। असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। वो तस्वीर तो सबने ही देखी होगी, है ना? एक झुका हुआ बंदर जो धीरे धीरे सीधा खड़ा होता है और फिर एक मॉडर्न इंसान बन जाता है। पर सच कहूं तो वो तस्वीर बिल्कुल गलत है। हमारा विकास कोई सीधी सड़क नहीं थी, बल्कि एक घने शाखाओं वाले पेड़ की तरह था, जिसकी कई टहनियां समय के साथ टूटकर गिर गईं। जरा सोचकर देखिए, करीब 20 लाख साल से लेकर सिर्फ 10,000 साल पहले तक इस धरती पर एक ही वक्त में कम से कम 6 अलग अलग इंसानी प्रजातियां रहती थी। यूरोप में निएंडरथल घूम रहे थे, एशिया में इरेक्टस और अफ्रीका में हमारे अपने पूर्वज यानी सेपियंस। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कई तरह के इंसान हो, वही नॉर्मल था। और हमारा ये जो इंसानी परिवार था ना, वो बहुत ही डाइवर्स था। एक तरफ थे यूरेशिया की बर्फीली वादियों में रहने के लिए बने मजबूत निएंडरथल, तो दूसरी तरफ इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर रहने वाले सिर्फ 1 मीटर लंबे हॉबिट्स। पता है वो बौने क्यों रह गए? क्योंकि द्वीपों पर खाने पीने के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर ये सब के सब इंसान ही थे, हमारे खोए हुए रिश्तेदार। लेकिन एक बड़ा दिमाग और जो दूसरी इंसानी खासियतें थीं, उनकी हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ी। देखिए, एवोल्यूशन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये हमेशा एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ होता है, एक समझौता। हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन जब हम आराम भी कर रहे होते हैं ना, तब भी शरीर की 25% एनर्जी यही खा जाता है। इसकी तुलना अगर दूसरे वानरों से करें तो उनका दिमाग सिर्फ 8% एनर्जी लेता है। तो सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहां से? जवाब है हमारी मांसपेशियों से। हमने दिमागी ताकत के लिए जिस्मानी ताकत का सौदा कर लिया। और यही हिसाब किताब 2 पैरों पर चलने का भी था। फायदा ये हुआ कि हमारे हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने के लिए, चीजें फेंकने के लिए। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? पीठ में हमेशा रहने वाला दर्द, गर्दन में अकड़न और महिलाओं के लिए संकरे कूल्हों की वजह से बेहद खतरनाक हो चुका चाइल्ड बर्थ। तो फिर नेचर ने इसका हल कैसे निकाला? जवाब है प्री मैच्योर बर्थ, यानी समय से पहले जन्म। ये जो कोट है ना, ये बहुत कुछ कहता है कि इंसान जब पैदा होते हैं तो वो भट्टी से निकले पिघले हुए कांच की तरह एकदम बेबस होते हैं। उन्हें सालों तक देखभाल की जरूरत पड़ती है। और जानते हैं, इसी कमजोरी ने हमारी सबसे बड़ी ताकत को जन्म दिया, और वो थे मजबूत सोशल बॉन्ड्स। एक बच्चे को पालने के लिए सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरे कबीले की जरूरत पड़ती थी। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया, और वो थी आग पर काबू पाना। ये सच में मानव इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चिंपांजी आज भी कच्चा खाना चबाने में दिन के 5 घंटे लगाते हैं, और हम पका हुआ खाना खाने वाले इंसान सिर्फ 1 घंटा। मतलब खाना पकाने ने हमारे लिए कितना ज्यादा वक्त बचा लिया। और यहीं से ना एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। देखिए, पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, तो हमारी आंतें छोटी हो गईं। अब छोटी आंतों में एनर्जी भी कम लगती थी, तो ये जो एनर्जी बची वो सीधे हमारे सबसे भूखे अंग तक पहुंची, यानी हमारे बड़े से दिमाग तक। सोचिए, आग पर काबू पाने से पहले इंसान फूड चेन में कहीं बीच में थे। हम बड़े शिकारियों से बचते फिरते थे और उनका छोड़ा हुआ खाते थे। लेकिन आग ने हमें सीधा इस चेन के टॉप पर पहुंचा दिया। तो अब हमारे पास आग थी और एक बड़ा दिमाग भी। इससे लेस होकर सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जब वो नई जमीनों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे, वो वहां अकेले तो हैं ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? दशकों तक इस सवाल के 2 ही जवाब माने जाते थे। पहला था इंटरब्रीडिंग थ्योरी, मतलब सेपियंस दूसरी प्रजातियों के साथ घुल मिल गए। और दूसरा था रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी हमने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, चाहे उनसे बेहतर होकर या फिर हिंसा से। फिर आया साल 2010 और जेनेटिक्स ने एक तरह का धमाका ही कर दिया।
साइंटिस्ट ने पहली बार एक नियांडरथल के पूरे जीनोम को मैप किया और जो नतीजे आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि आज मध्य पूर्व और यूरोप के लोगों में 1 से 4% डीएनए नियांडरथल का है। और कहानी यही नहीं रुकी। जल्द ही ये भी पता चला कि मॉडर्न मेलेनेशियन और ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों में 6% तक डीएनए एक और प्राचीन मानव प्रजाति का है, डेनिसोवान्स का। तो सच तो सामने था, इंटरब्रीडिंग हुई थी। हाँ, ये कोई कंप्लीट मर्जर नहीं था, लेकिन ये हुआ जरूर था। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। अगर सेपियंस और दूसरी प्रजातियों के बीच संबंध थे, तो फिर वो सब गायब क्यों गए? हम अकेले क्यों बच गए? ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक काफी परेशान करने वाली कहानी बताती है। जब भी जहां भी होमो सेपियंस पहुंचे, वहां की जो नेटिव मानव आबादी थी वो जल्द ही विलुप्त हो गई। सोलोएंसिस, डिनिसोवन्स, निएंडरथल्स, फ्लोरेसिएंसिस, एक एक करके सब खत्म हो गए। तो हमारा सीक्रेट वेपन क्या था? आखिर ऐसी क्या खास बात थी हम में? सारे सबूत एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, हमारी अनोखी भाषा। ये सिर्फ सावधान शेर आया कहने वाली भाषा नहीं थी। हमारी भाषा हमें बड़ी बड़ी संख्या में मिलकर काम करने, भविष्य के लिए प्लानिंग करने और कॉम्प्लेक्स जानकारी एक दूसरे को देने की ताकत देती थी। और कोई भी दूसरी प्रजाति ऐसा नहीं कर सकती थी। 30,000 साल पहले किसी ने एक गुफा की दीवार पर अपना हाथ रखकर ये निशान छोड़ा। ये एक संदेश है, समय के पार एक ऐलान है, मैं यहां था। ये हमें याद दिलाता है कि एक वक्त था जब ये बिल्कुल तय नहीं था कि कौन सी इंसानी नस्ल बचेगी, और आज हम उस पूरी विरासत के अकेले वारिस हैं। तो चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर निएंडरथॉल्स या डेनिसोवान्स आज भी हमारे साथ रह रहे होते, क्या तब भी हम खुद को इस दुनिया का सबसे खास जीव मानते? या शायद यही वो वजह थी कि हमारे पूर्वजों ने ये पक्का कर लिया कि वो अकेले ही बचें। ये एक सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।